हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत की ये स्ट्रैटेजी भारत को बना पाएगी वर्ल्ड वॉर 3 का सुपर पावर। जिस तरह देखो यार, हर वर्ल्ड वॉर में एक ना एक कंट्री सुपर पावर था। दूसरी में अमेरिका था, पहली में सोवियत यूनियन था। कोई भी जंग नहीं चाहता, लेकिन ये अनुमान लगाया गया कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 में ये वाली जो भारत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ये भारत को एक सुपर पावर मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का बना पाएगी। तो देखते हैं। पहले बाकी बात कर, पहले तो कोई वॉर नहीं होनी चाहिए कभी बड़ा जुल्म है यार। सही बात है। तो काउंटडाउन करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। तुम बंदूक लहराओगे और मैं बंदूक लहराऊंगा। हम आमने सामने खड़े होंगे और दोनों अपनी करेज दिखाएंगे। भारत को खुलेआम ये चुनौती देने वाले लीडर थे चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग, जो 1962 के युद्ध में भारत को इसी तरह ललकार रहे थे। और तब जो देश चाइना के इस एक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहा था वो था रशिया। बट नाउ कट टू प्रेजेंट, अब न केवल जियोपॉलिटिकल शतरंज बदल चुका है, बल्कि जंग लड़ने के तरीके और मायने भी बदल चुके हैं। दिन रात ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स आज मानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हुई तो इसके 3 मेजर ब्रेकआउट पॉइंट होंगे। पहला, खुद इंडिया और चाइना, जो अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट एरियाज को लेकर आमने सामने है। वहीं दूसरा और तीसरा पॉइंट चाइना ताइवान की लड़ाई या फिर साउथ नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हो सकती है। इस सिचुएशन में जहां बाकी देशों के पास नेटो की प्रोटेक्शन है, वहीं हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत के पास आखिर कौन सा बैकअप है। अगर ये वॉर सच में भारत के दरवाजे पर दस्तक देती है तो हमारी आर्मी इसे कैसे टैकल कर पाएगी? आखिर वर्ल्ड वॉर 3 के लिए हमारे देश में कौन सी स्ट्रैटेजी प्लान कर रखी है और इस वॉर में कौन से देश हमारे सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं? आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इस लाइन को कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जियोपॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए कहा था। यही वो एक रीजन भी था कि भारत नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर हमेशा से काम करता आया है, फिर चाहे साल 1947 हो या आज का 2024। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत के नेबर्स की भी उसके लिए यही पॉलिसी है? क्या उनकी तरफ से भी हमारे देश के लिए वही दिली मोहब्बत है कि वो चाइना के खिलाफ भी खड़े हो जाएं? वेल, जितना इजी ये स्टेटमेंट लगता है, ये उतना ही पेचीदा मामला भी है। सभी जानते हैं कि जंग भले ही मैदान में लड़ी जाती है, लेकिन इसकी बाजी जियोपॉलिटिकली ही जीती जाती है। तभी तो जंग काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वो देश इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और जियोपॉलिटिकली कहां खड़ा है और उसके अलाइज कौन से हैं। उदाहरण के लिए अगर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पर ही नजर फेर लें तो भारत ये जंग केवल इसलिए जीत पाया क्योंकि तब हमारे पाले में यूएसएसआर खड़ा था। अगर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट नहीं करता तो शायद पाकिस्तान अमेरिका की हेल्प से जंग का पूरा रिजल्ट ही बदल देता और भारत को अमेरिका की ताकत के आगे झुकना ही पड़ता। ऐसे में इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होता है और कौन सा उसके अगेंस्ट। इसमें सबसे पहले शुरुआत अपने ग्रेटेस्ट फ्रेंड रशिया से करें तो आज जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। रशिया से आज हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो युद्ध में हमारे साथ खड़े रहें, वो भी स्पेशली तब जब रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया हो। लेकिन इसके ऑपोजिट चाइना वो देश है जिस पर रशिया हेवीली डिपेंडेंट है। खुद रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ही चाइना है। एक तरफ ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है, वहीं इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा भी हैं कि शायद इस लड़ाई में रशिया न्यूट्रल रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये भी अपने ही जैसे एक कम्युनिस्ट कंट्री चीन को हेल्प करे। वहीं बात अगर यूएसए की करें तो इस देश पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री गवाह है कि अपने बेनिफिट के लिए अमेरिका किसी का भी हाथ पकड़ सकता है। और जब बात भारत पाकिस्तान की आती है तो इसका एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि इस लड़ाई में अमेरिका एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करे। हालांकि चाइना अब अमेरिका की आंखों में खटकने लगा है और भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट में उसका फायदा चाइना की हार में है। लेकिन इस बात के पूरे चांसेस भी हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय वो इंडिया की इनडायरेक्ट वे में हेल्प जरूर करेगा। वेल, इसके अलावा जो दोस्त ग्लोबली भारत के साथ हर कदम पर खड़े रहे हैं वो हैं इजराइल, फ्रांस और जापान। इनसे उम्मीद है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भाई ये देश भारत की मदद को आगे जरूर आएंगे। वहीं इसके अलावा मदद के लिए अगर हम अपने पड़ोसियों की तरफ मुंह घुमाएं तो एक बात तो साफ है कि जंग की स्थिति में पाकिस्तान और चाइना को एक होने में देर नहीं लगेगी। वहीं दूसरी नेबरिंग देशों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आज ये चीन की सैटेलाइट साइट्स बनकर रह गई हैं। चाइना के इकोनॉमिक एहसानों और डेवलपमेंट्स के नीचे ये इस तरह दब गए हैं कि चाहकर भी ये चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते और ऐसे में इनके एसेट्स को चाइना बहुत ही आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकता है। खासतौर पर बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बन टोटा और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट।
जिन पर अपनी पकड़ चाइना ने भारत को घेरने के लिए ही बनाई है। आपको बता दें कि इन तीनों पोर्ट्स को इंडिया के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना इंडिया को स्ट्रैटेजिकली मात देता हुआ दिखाई पड़ता है और इसका तोड़ अभी तक भारत नहीं निकाल पाया है। इसके अलावा म्यांमार और नेपाल के साथ भी आज चीन के साथ रिलेशनशिप हर नजर में बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत के सभी पड़ोसी देश चाइना के अट्रैक्टिव ट्रैप में उलझ सके। काफी हद तक तो ये उलझ भी चुके हैं, क्योंकि इन सभी देशों में चीन अपना स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट और डैम्स बना चुका है। और इन सब से एक बात साफ हो जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमारे नेबर्स चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे में भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ सकती है। वैसे यहाँ जो दोस्त भारत का ट्रू फ्रेंड है वो है भूटान। जी हाँ, हालांकि भूटान इतना इक्विप्ड नहीं है कि वो वॉर को एक बड़े स्केल पर लड़ सके, लेकिन ये जरूर है कि भूटान वो देश है जो अपने देश की जमीन को भारत के खिलाफ अटैक होने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। और कहीं ना कहीं ये आस हम शेख हसीना से भी लगा सकते हैं, जो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसके अलावा हम इंडियन ओशियन में भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड को देखें तो यहाँ से भी भारत के हाथ निराशा ही लग सकती है, क्योंकि चाहे सेंट्रल एशिया हो, वेस्ट एशिया हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया, ज्यादातर कंट्रीज आज चीन की डेथ ट्रैप में फंसी हुई हैं। खुद ईस्ट अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज केवल चाइना की पपेट कंट्रीज बनकर रह गई हैं, और इन देशों में तो चाइना अपने मिलिट्री बेसिस पर कंट्रोल करता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जिबूती चाइनीज मिलिट्री बेस है, जिसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल ताजिकिस्तान का एयर स्ट्रिप्स है। इसके अलावा कंबोडिया में बन रहे रियाम नेवल बेस को भी चाइना भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से कतराएगा नहीं। वहीं रही बात मालदीव जैसे देशों की, तो ये तो भारत के खिलाफ है ही। इसलिए जब तक मोइजू की सरकार है तब तक ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ भी भारत के हाथ निराशा ही लग सकती है। हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि इंडियन ओशियन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत मॉरिशियस, सेशेल्स, फ्रांस बेस और यूएस बेस का इस्तेमाल कर सकता है, जो चाइना के खिलाफ भारत का साथ जरूर देंगे। मगर सवाल अभी भी यही है कि भारत 3 फ्रंट पर लड़ेगा कैसे? दूसरे देशों के मदद के साथ भी वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेगा जो उसे वर्ल्ड वॉर 3 में जीत दिला सकती है? वैसे आपको बता दें कि दुनिया में इजराइल के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जिसने 2 फ्रंट पर जंग लड़ी है और जीती भी है। तो जरा सोचिए, भारत के लिए 3 फ्रंट पर लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। अब ऑफ कोर्स यहाँ इजराइल जरूर भारत को बचाने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, लेकिन मैदान पर जंग तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और मिलिट्री को ही लड़नी होगी, और हमारी जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि आखिर वो कितनी तैयार है। चलिए एक नजर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के आंकड़ों और एडवांस वेपन्स पर भी मार लेते हैं, जो चाइना के खिलाफ भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। इसमें पहले आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत के पास करंटली इंडियन आर्म फोर्सेस में लगभग 1.5 लाख पोस्ट वैकेंट है, और आज इंडिया में इन टोटल 38 आर्मी की डिवीजन है, जबकि भारत को अकेले सिर्फ पाकिस्तान और चीन बॉर्डर को कंट्रोल रखने के लिए एटलीस्ट 43 डिवीजन की जरूरत है। इसके अलावा ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से स्ट्रैटेजी प्ले आउट करने के लिए इंडिया को 54 डिवीजन की जरूरत पड़ सकती है। इसमें भी अगर इंडियन आर्मी को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर लड़ना पड़ा तो एटलीस्ट 72 डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत के पास जो आर्मी है वो 3 तो छोड़िए, 2 फ्रंट पर ही लड़ने के लिए कम पड़ सकती है। मिलिट्री छोड़कर अगर अब हम इंडियन एयरफोर्स पर भी ध्यान दें तो यही प्रॉब्लम एयरफोर्स में भी देखने को मिलती है, और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन अभी हमारे पास केवल 35 स्क्वाड्रन फाइटर हैं, जबकि 2 फ्रंट्स पर लड़ने के लिए भी हमें एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रन फाइटर की जरूरत है। इसके अलावा बात जब ड्रोन वॉरफेयर की आती है तो लिटरली हम पाकिस्तान से भी पीछे दिखाई देते हैं। फिर चाइना की बात ही छोड़ दीजिए, जो आज 2 25th जनरेशन जेट्स को ऑपरेट करता है। वहीं इंडियन नेवी की तैयारियों पर नजर डालें तो करंटली नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि तीसरे वर्ल्ड वॉर के थ्रेट को देखें तो कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास होने चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 4 क्यों, तो 4 इसलिए ताकि एक कैरियर को वो वेस्ट कोस्ट पर प्लेस कर सके, जबकि दूसरे को ईस्ट कोस्ट पर। वहीं बाकी बचे 2 कैरियर को उसे आइलैंड्स एंड इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने चाहिए, ताकि वॉर की सिचुएशन में रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस के लिए बाकी कैरियर्स को भी रेडी रखा जा सके। वैसे बता दें, इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेट करने के लिए भारत के पास मरीन जेट्स की बाहरी कमी है। भारत को अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए
काम करने की जरूरत है। वैसे हम रफाल मरीन्स को फ्रांस से इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास ज्यादा नंबर्स में नहीं है और ऊपर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी अटैक सबमरीन को न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चीन के कंपैरिजन में काफी कम है। आपको बता दें कि जहां चाइना एक तरफ लगभग 60 सबमरीन ऑपरेट करता है, वहीं इंडिया के पास सिर्फ 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें से एक भी न्यूक्लियर अटैक वेपन सबमरीन नहीं है। हालांकि अभी इंडिया में एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाई गई है, लेकिन दूसरी को भी बनकर तैयार होने में लगभग 2 साल का वक्त और लगेगा। ऐसे में जरा सोचिए, चाइना के लेवल तक पहुंचने के लिए भारत को कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी के लिए कहा जा सकता है कि वॉर की सिचुएशन में भारत को अपने स्ट्रैटेजिक वेपन ब्रह्मोस, अग्नि और अस्त्र पर हेवी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारत को चाइना के मुकाबले कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वॉर की सिचुएशन में हम चाइना से पूरी तरह हार जाएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि जंग मैदान में होती जरूर है, लेकिन इसका रुख जियोपॉलिटिकली ही बदल जाता है। तो ऐसे में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जंग में युद्ध का मोर्चा भले ही हमारे जवान संभालेंगे, लेकिन इसका रुख बदलने के लिए सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और कई नेताओं को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास चाइना के खिलाफ युद्ध को जीतने के लिए एक सीक्रेट वेपन भी है, और ये वेपन है हमारी ज्योग्राफी। जी हाँ, इस वॉर में हमारी ज्योग्राफी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दरअसल हिमालय इंडिया का एक ऐसा डिफेंस है जो चीन के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और वैसे भी हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से हिमालय और तिब्बती प्लेटों से आते हुए चाइनीज जेट्स और एयरक्राफ्ट केवल हाफ पेलोड कैरी कर सकते हैं, जबकि इंडिया के पास फायदा यह है कि उसके सारे एयरबेसेस लो ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड हैं। मतलब पूरे पेलोड से टेक ऑफ करते हुए इंडियन जेट्स तिब्बत में आराम से घुस सकते हैं और उनके एयरबेसेस को बर्बाद कर सकते हैं। ऊपर से अगर सर्दियों का मौसम होगा तो ऐसी सिचुएशन में चाइना के लिए यहाँ लड़ाई करना आसान नहीं होने वाला। साथ ही भारत का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसके पास बे ऑफ बंगाल में एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में निकोबार जॉइंट मिलिट्री बेस मौजूद है, जहां से हम कम सबमरीन होने के बावजूद भी चाइनीज सबमरीन्स को स्ट्रेट ऑफ मलक्का में रोक सकते हैं। इसके बाद भी अगर चाइना ने लोम्बॉक स्ट्रेट से भारत में घुसने की कोशिश की तो यहाँ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मदद से क्वाड ग्रुपिंग को फॉर्म करके चाइना को इंडियन ओशन में घुसने से रोक सकते हैं। इसके अलावा चीन की एक बड़ी कमजोरी है जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। ये कमजोरी है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसे 3 गॉर्जेस डैम कहकर बुलाया जाता है। यहाँ भारत लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करके चीन की बिग सिटीज जैसे कि शंघाई और वुहान को डुबा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो इंडिया के लिए उसकी ज्योग्राफी उसे इतनी आसानी से हारने नहीं दे सकती। हम अपनी जमीन से ही इस जंग को डोमिनेट कर सकते हैं। वहीं इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि भारत के सैनिक चाइनीज सैनिक से कई ज्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइनीज मिलिट्री की एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि इसके सैनिक अपनी मर्जी से आर्मी में शामिल नहीं होते, बल्कि यहाँ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस रूल्स हैं। जबकि इंडियन आर्मी में देखें तो भारत के जवान अपनी मर्जी से सेना में भर्ती होते हैं और देश के लिए अपना सब कुछ लुटा देने में विश्वास रखते हैं। खुद इतिहास में चाइना के साथ हुई हमारी लड़ाई में हम ये देख ही चुके हैं कि कैसे हमारे कम जवानों ने भी चाइनीज सैनिकों को धूल चटाई है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया को ही नहीं बल्कि चाइना को भी इंडिया के साथ साथ ताइवान, जापान, कोरिया और यूएसए से 2 फ्रंट्स में जंग लड़नी पड़ सकती है, जिससे उसका ध्यान बटेगा। ऊपर से अगर ये वॉर विंटर्स में होती है तो चीन LAC पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि चाइना मिसाइल से भारत पर अटैक करे। ऐसे में इससे बचने के लिए हमें बड़े रोबस्ट और डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वैसे अभी इससे बचने के लिए भारत के पास मिसाइल्स हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये काफी हैं। वहीं जब भारत और चाइना में युद्ध होगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान भी चुप तो बैठेगा नहीं। इसके पूरे चांस हैं कि तब पाकिस्तान भी जंग के मैदान में कूद जाए और तब हमें इनसे भी युद्ध लड़ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों यहाँ हम तालिबान और ताजिकिस्तान की मदद जरूर ले सकते हैं, जो पाकिस्तान से ज्यादा अभी भारत से अपने रिश्ते अच्छे करने के सपने देखते हैं। ऐसे में उनकी मदद लेकर हम ताजिकिस्तान में मौजूद हमारे 2 बेसेस से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। साथ ही इस लड़ाई में बलूचिस्तान में डीप एसेट्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान में इंटरनल इशू भी क्रिएट किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम वॉर को डोमिनेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखने की जरूरत है कि बाकी दोनों नेशंस के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और ऐसे में युद्ध केवल अग्रेशन से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से भी लड़ने की जरूरत है। और यहाँ भारत के पॉलिटिशियन की लीडरशिप और डिप्लोमेसी क्या रंग लाती है, ये भी देखने लायक होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत इस युद्ध को कैसे जीत सकता है? और इस ऐसे तो यार वीडियो खत्म यार। जियोपॉलिटिकली देखा जाए
हर मामले से मतलब दुनिया में देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी है। एक वेपन चाइना के पास ज़्यादा है, जो कि मतलब इधर से अमेरिका 100% साथ देगा तो वो भी कवर हो जाएंगे भाई। ताइवान जैसा हाँ, ताइवान जैसा हाँ। छोटा सा मुल्क, उसके लिए अमेरिका अपने बेड़ी बेड़े भाई ले आया और है। छोड़ो, देखो उसके लिए अपने जंगी जहाज ले आया ताइवान है। पे हमला हाँ। करने से चीन डर रहा है, हाँ। भारत में कहाँ कर सकता है भाई, सीधी और सी अगर बात। देखा जाए एयरक्राफ्ट कैरियर की, देखो एयरक्राफ्ट कैरियर तीसरे पे तो काम चल रहा है समझो, तीसरे पे चल और 2035 तक कह रहे हैं इंडिया के पास 6 के 8 होंगे, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया हर तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यार इंडिया हाँ बहुत इंडिया के स्ट्रांग पास है। थोड़ा सा एयरक्राफ्ट की कमी है, लेकिन वो भी आज बहुत से जल्द पूरी होने ये वाली अगर है, 10 क्योंकि 15 इंडिया अपने बना रहा है। आज से अगर ये 10-15 या 20 साल पहले होता ना तो कह सकते थे हाँ। कि इंडिया वाकई थोड़ा कमजोर है, हाँ। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया के पास सिर्फ 15 लाख सैनिक नहीं, इंडिया के पास 140 तुम करोड़ ये सैनिक चीज भी है, भूल और रहे हो। इंडिया का बच्चा मुश्किल वक्त जब आया तो वो सैनिक बन सकता और है। एक और हाँ। बात तुम भूल रहे हो, अगर उसके पास जो है ना चाइना के पोर्ट्स के जरिए घेरना, ये वो चक्कर है, ये मेरी बात हमेशा याद भारत रखना, वहां से भी इंडिया के पास घेरेगा, भी बहुत है। फिलीपीन से घेरेगा, हाँ। साउथ कोरिया, जापान, वहां से भी, उधर बहुत से तरीके भारत से के पास घेरने भी के है। चक्कर है, इंडिया हाँ। के पास बहुत भारत सारे ने फुल ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। और बनाई आपको हुई है। पता है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कैसी है, वो तो फिर पूरी दुनिया तो एक साथ आपका पे आ इसका जाएगी। कहना है कौन दोस्त भारत का साथ देगा, कौन किसका चाइना का, ये प्लीज कमेंट में बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।